पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। अब सोचिए जरा, भारत और पाकिस्तान के बीच इतना तनाव है, चीन कहां है? चीन खामोश है। यह तस्वीर देख रहे हैं, चीनी सेना ने अभ्यास किया है। यह चीनी सेना के अभ्यास की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये चीनी सेना के जो ड्रिल आप देख रहे हैं, रिहर्सल, ये 13 अप्रैल की है। लेकिन अभी भी चीन पाकिस्तान के साथ आकर खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। ऐसे तो दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़ा होता नहीं दिख रहा है। आपको बताऊं कि आखिर चीन की बोलती बंद क्यों है? पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी एक्शन हो सकता है। ऐसे में सवाल है, आखिर चीन की क्या रणनीति होने वाली है? क्या भारत पाक युद्ध हुआ तो चीन पाकिस्तान का खुलकर साथ देगा? भारत की आर्थिक ताकत पहली वजह है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वें पायदान पर है। 2024 में भारत की विकास दर 6.6 रही और जो दुनिया के विकसित देशों की तुलना में ज्यादा है। 2024 में भारत का जीडीपी $3.94 ट्रिलियन से ज्यादा है। ऐसे में चीन पाक जैसे पिद्दी देशों के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। दूसरी वजह, चीन की हालत खराब है। चीन अमेरिका में भयंकर एक टैरिफ वॉर चल रहा है। अमेरिका ने उस पर जबरदस्त टैरिफ लगा दिया है, जिसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऐसे में चीन कभी नहीं चाहेगा कि वो भारत से रिश्ते खराब करे। अमेरिका से रिश्ते खराब होने की दिशा में भारत उसके लिए उम्मीद बना हुआ है। तीसरी वजह, दुनिया में भारत की धाक। आज के भारत की धाक पूरी दुनिया में। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर स्वतंत्र नीति अपनाई। अमेरिका लाख चाहता रहा, भारत पुतिन के साथ खड़ा रहा। उसके बावजूद पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं। चौथी वजह, भारत की सैन्य शक्ति मजबूत है। भारत की सैन्य शक्ति चौथे नंबर पर है। भारत मोदी के सत्ता में आने के बाद हालात बदल गए हैं। अब गलवान हो या फिर डोकलाम, चीन सीधे सीधे उलझता है। चीन से भारत पिछले 10 सालों में भारत की सैन्य ताकत काफी तेजी से बढ़ गई। ऐसे में चीन भारत से नहीं उलझेगा, क्योंकि तब अमेरिका भारत के साथ होगा। और दुनिया में कहीं भी चीन सीधे सीधे युद्ध में नहीं उतरता है, पर्दे के पीछे से खेल खेलता है। वो अपने आर्थिक फायदे के लिए पर्दे के पीछे रहता है। पाक के साथ भी वो पर्दे के पीछे से खेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान में भारी भरकम पूंजी निवेश कर रखा है। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसमें से एक है। चीन भले ही युद्ध में शामिल ना हो, लेकिन साथ खड़ा दिखना चाहता है पाकिस्तान के। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी। कुछ समय पहले जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन चाइना गए थे शी जिनपिंग से मिलने, तो उन्होंने ये कहा था कि टुडे वी आर एंटरिंग इनटू ए न्यू इरा ऑफ पार्टनरशिप, यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इसकी बानगी देखने को मिली जब रशिया के कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई। रशिया ने रियलाइज किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत जैसे बड़े देश को छोड़ के नहीं बन सकता। लिहाजा चाइना से कहा गया कि आप जल्दी से जल्दी भारत के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे डाइल्यूट करो। और 24 घंटे पहले चाइना ने डेप्सांग और डेमचौक इनके बॉर्डर डिस्प्यूट को करीब करीब सुलझा दिया। और फिर ये समझ में आया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फर्स्ट लाइन के अंदर रशिया, चाइना और इंडिया का होना आवश्यक है। अब चाइना इंडिया के अगेंस्ट कैसे जाए? लिहाजा चाइना पाकिस्तान को PL-15 जैसी मिसाइल राफेल का मुकाबला करने के लिए दे तो सकता है, लेकिन वो खुलकर हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आ सकता। और यही कारण है कि चीन चुप है। चीन चुप है, लेकिन भारत खामोश नहीं। भारत तैयारी कर रहा है। खबर यह है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, वहां कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अब इससे आपको अंदाजा होगा कि भारत की तैयारी यह है कि सभी इस वक्त अलर्ट मोड में रहे। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी। पीएम मोदी तीनों सेनाओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। सुरक्षा से जुड़े सभी अधिकारी और मंत्रालय हाई अलर्ट पर हैं। इसी बीच गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में छुट्टी रद्द कर दी गई। महाराष्ट्र और जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आदेश जारी हुआ, जो कर्मचारी छुट्टी पर हैं उन्हें भी तुरंत लौटने के निर्देश दिए गए हैं। उत्पादन के दबाव के कारण यह फैसला जारी किया गया है। और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड में छुट्टी को लेकर यह अहम बैठक हुई थी। यह कंपनी भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री म्यूनिशंस इंडिया की सबसे बड़ी इकाई है। यहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में करीब 4000 कर्मचारी काम करते हैं। पाकिस्तान से तनाव की स्थिति में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में छुट्टी रद्द हुई है। इस स्तर की तैयारी है, और यह तैयारी भारतीय युवा भी कर रहे हैं। युवाओं की तैयारी यह है कि जंग की सूरत में वो भी पाकिस्तान से दो हाथ कर सकें। यह जम्मू की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। टायर बांध कर देखिए, युवा दौड़ रहे हैं। जाने के लिए तैयार है? हाँ जी सर, तैयार है बिल्कुल। जिस हिसाब का माहौल है सर बिल्कुल तैयार हम 100%। डर? नो सर, बिल्कुल नहीं। दुश्मन को जवाब देना पड़े तो जरूर सर देंगे। बॉर्डर पे हालात है, अगर आपको आज भी सेना कहे कि आपने शामिल होना है, आप तैयार? यस सर। सर सेना अगर 24/7 में किसी वक्त रहे तो मैं शामिल हूँ। पूरी तरह से ट्रेंड? यस सर। हमें भी सेना में मतलब मौका मिले जाने का, तो हम भी मतलब पाकिस्तान वालों को हराएंगे। ये फिजिकली 100% तैयार है, और इवन दो ये अगर हम मेंटली भी बात करें उस हिसाब से भी ये पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप इनका आज के दिन टेस्ट ले लो शाम को, ये उसके लिए भी तैयार है। रिटन टेस्ट प्लस फिजिकल दोनों के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आइए एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि इधर युवा तैयारी कर रहे हैं, उधर सीमा की सुरक्षा और निगरानी के लिए डीआरडीओ ने बड़ी तैयारी की है।
डीआरडीओ ने देखिए एयरशिप का टेस्ट किया है। ये जो आसमान में उड़ता उड़न तश्तरी जैसा आपको नजर आ रहा है, ये एयरशिप है। आइए आपको बताऊं ये एयरशिप दरअसल करेगा क्या। भारत ने रक्षा तकनीक के क्षेत्र में अहम उपलब्धि हासिल की है। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण किया है और एयरशिप हीलियम से भरा हुआ एक गुब्बारा होता है जो स्पेशल पेलोड के साथ 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। एयरशिप की उड़ान की अवधि करीब 62 मिनट रही। एयरशिप में सर्विलांस सिस्टम लगा होता है। एयरशिप हवा से भी हल्का होता है। इससे सीमा पर निगरानी करने में आसानी होगी। ऊंचाई पर लंबे समय तक ये टिक सकता है। खुफिया इनपुट इकट्ठा कर सकता है ऊपर से ही। लंबे समय तक एक ही स्थान पर स्थिर रह सकता है और लगातार रियल टाइम डेटा भी भेज सकता है। सीमा क्षेत्र में निगरानी और सर्चिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। दुनिया के चुनिंदा देश इस तरह से खुफिया जानकारी जुटाते हैं। स्वदेशी तकनीक के साथ भारत भी इस ग्रुप में शामिल हो गया है। अब आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वक्त है जवाब देने का। निर्दोष सैलानियों को चुन चुनकर नाम करवाना गया। ये एक भारत की आत्मा पर आक्रमण है और भारतवासी सभी लोग एकजुट हैं। हम चाहते हैं कि सरकार मुंहतोड़ जवाब दे। सभी विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है। 140 करोड़ लोग एकजुट हैं और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार का दुस्साहस जो पाकिस्तान ने किया है उनको मुंहतोड़ जवाब मिले। इसके लिए कोई कमी छोड़ी जानी नहीं चाहिए और जो भी सरकार ठीक समझे वो कदम उठाना चाहिए, लेकिन आतंकवाद की घटनाओं पर हमेशा के रोक लगाने के लिए वो सबक सिखाना बहुत जरूरी है। बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि न केवल हम उन्हें सामरिक दृष्टि से कमजोर करेंगे, हम उन्हें आर्थिक तौर पर भी तबाह कर देंगे। आतंकवाद के पोषक राष्ट्र के तौर पर पाकिस्तान ने जो नापाक हरकतें भारत की सरजमीन पर की हैं, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। और इस बीच सीमा की निगरानी के लिए एयरशिप, और ये आप देख रहे हैं 2 जासूस भी बॉर्डर से पकड़े गए। जासूसी कर रहे थे, भारत की खुफिया जानकारी साझा कर रहे थे। 2 पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए। इनके बारे में आपको बताऊं इनसे क्या जानकारी मिली है, कैसे ये जानकारी पाकिस्तान से साझा कर रहे थे। अमृतसर में पाकिस्तान के 2 जासूस गिरफ्तार हुए। पुलिस ने पलक शेर मसीह और सूरज मरी को पकड़ा है। दोनों के पास से संवेदनशील दस्तावेज और तस्वीरें मिली हैं। जासूस सेना की छावनी पर नजर रख रहे थे और वायुसेना ठिकानों की तस्वीरें इनके पास से मिली हैं। संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। ये दोनों पाकिस्तान के खुफिया एजेंट के संपर्क में थे। पूछताछ में हरप्रीत सिंह उर्फ पिट्टू का नाम सामने आया है। हरप्रीत सिंह के जरिए जासूस पाकिस्तानी एजेंट से जुड़े हुए थे, जिसके बाद दोनों जासूस पाक एजेंट को सूचना भेजने लगे। हरप्रीत सिंह अभी अमृतसर की जेल में बंद है। पुलिस का कहना यह है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पता लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को आकर क्या क्या जानकारी इन दोनों ने भेजी है, इसमें और कौन कौन से लोग शामिल हैं। पूछताछ के बाद कुछ और लोग भी रडार पर आ सकते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसएसपी अमृतसर। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि पीआईओज जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के साथ ये दोनों टच में थे। ये उनको सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे और हमने इन दोनों को अरेस्ट किया है और इनके फोन में से हमें काफी डेटा रिकवर हुआ है जो ये काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे थे पाकिस्तान आईएसआई एजेंसीज को। इनका एक और भी साथी है हरप्रीत, उन्होंने ही इनको दोनों को ये बॉर्डर पार के जो आईएसआई ऑपरेटर्स उनके साथ टच में लेके आए। उसको भी हम अमृतसर जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लेके आएंगे। उसके अगेंस्ट ऑलरेडी एक एनडीपीएस का कमर्शियल क्वांटिटी केस का एक एफआईआर रजिस्टर्ड है और उसको भी हम लेके आके बारीकी से इन्वेस्टिगेट करेंगे। इनके अगेंस्ट एफआईआर नंबर 92 हमने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर रजिस्टर करिए। और भारत पाकिस्तान के तनाव के दरमियान एक और खबर आई। एक सीआरपीएफ जवान जिसने पाकिस्तानी से शादी की थी उसे बर्खास्त कर दिया गया है। यह तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, शादी के वक्त की तस्वीर। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं, यह वो तस्वीर जिस वक्त जवान रो रहा है। जवान को बर्खास्त कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है क्योंकि उसकी पत्नी पाकिस्तानी थी। अब ऐसा क्यों हुआ यह आपको बताता हूं कि आखिर पत्नी पाकिस्तानी तो बर्खास्त क्यों हुआ। पाकिस्तानी महिला से शादी करने वाले जवान का नाम है मुनीर अहमद को सीआरपीएफ की नौकरी से निकाला गया है। उन पर सीआरपीएफ से पाकिस्तानी पत्नी की जानकारी छिपाने के आरोप है। आरोप यह भी है कि वीजा खत्म होने के बाद पाकिस्तानी को छिपाया। मुनीर को सर्विस कंडक्ट और देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। नियम है कि दुश्मन देश में शादी से पहले जानकारी देनी होती है। अगर सीआरपीएफ में नौकरी करते हैं तो विभाग से इजाजत लेनी होती है। दावा है कि मुनीर ने शादी से पहले सीआरपीएफ को पत्र भी लिखा था, लेकिन जवाब आने से पहले ही उसने पाकिस्तानी से शादी कर ली। मई 2024 में सियालकोट की मीनल से वीडियो कॉल पर निकाह किया। इसके बाद मार्च 2025 में मीनल शॉर्ट टर्म वीजा पर भारत आ गई। यह वीजा भी 22 मार्च को खत्म हो गया, लेकिन मीनल पाकिस्तान नहीं लौटी। पहलगाम में हमला हुआ तो पाकिस्तानियों के वीजे रद्द कर दिए गए और इस दौरान मुनीर की पाकिस्तानी पत्नी को भी नोटिस भेजा गया। इसके विरोध में वो कोर्ट चला गया है, जिस पर 10 दिन की राहत मिल गई, लेकिन इस मामला मीडिया में पहुंचा और सीआरपीएफ ने जांच शुरू कर दी। मुनीर अहमद को जम्मू से हटाकर भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया और जांच के बाद सीआरपीएफ की नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मुनीर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और 2017 में सीआरपीएफ में शामिल हुए। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं मुनीर और उनकी पत्नी। मैं 24/5/2024 को शादी की है। शादी के बाद भी मैंने सूचित किया है, ऐसा पहले भी किया है। 4/2024 को डायरेक्टरेट से आया हुआ है कि इसने सूचित कर दिया है डिपार्टमेंट को और एनओसी का कोई लेख नहीं है। तक हमारा विजिट वीजा था, उस दौरान फील्ड वेरिफिकेशन हुई एलटीबी की और 13 मार्च को जो है हमारा इंटरव्यू एफआरओ के पास होता है, एफआरओ जम्मू के पास। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका पॉजिटिव रिकमेंडेशन हम आगे भेज रहे हैं, तो आप एलटीबी कैटेगरी में फॉलो करते हैं, आप स्टे कर सकते हैं। गलती हो रहा है ना, क्योंकि जिनके साथ गलत होना था वो तो हुआ है, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम सबको बहुत दुख है और मेरी दोनों मतलब
गवर्नमेंट से यही अपील है कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग जिनकी शादियां हुई हैं उनको वीजे दिए जाएं, ताकि बच्चे माओ से और हस्बैंड वाइफ जो है वो दूर ना रहें। आप उनको तो कम से कम वीजा दें, दूसरे वीजे ना दें, चाहे जिनकी शादियां हुई हैं उनको ऐसे वीजे दें वो ना जा सकें। हमें ये भी मंजूर है कि आप हमें बता। तो आइए अब बात आज के सूत्र की। किसी को भी सलाह देने या किसी पर भरोसा करने से पहले चाणक्य की नीति जान लेनी चाहिए, नहीं तो आपको बेवजह नुकसान उठाना पड़ सकता है। देश के सबसे विद्वान व्यक्तियों में शुमार चाणक्य ने कहा, मूर्खा शिष्यो पदेशेन दुष्टा स्त्री भरणेन चा। कभी भी किसी भी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान या सलाह नहीं देनी चाहिए। आप उसे कितना भी सही बताएं, वो गलत होने पर भी तर्क करेगा। मूर्ख से बहस करना चेहरे पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, आपको चाटा जरूर लग जाता है। मतलब मूर्खों से बहस कर आप समय और बुद्धि दोनों नष्ट करेंगे। एक महिला जिसके मन में ईर्ष्या या फूट डालने की भावना हो, उससे सावधान और दूरी बनाकर रहना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है या नकारात्मक बातों से घिरा रहता है, वो जिंदगी में कभी खुश या संतुष्ट नहीं होता है और ना किसी को होने देता है। इसलिए चाणक्य ने ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं। 5 लोग। क्या बात कर रहे हैं? अभी पता चलेगा। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चाणक्य नीति, समझ रहे हो? तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। क्या बढ़िया था गुरु। नहीं मैं मेरे पे टैग मत लगाइए। क्या बोला तूने? क्यों? अरे भैया सब गोदी मीडिया भैया। बात तो सही है भैया आप कह दो कि हम मोदी वाले नहीं है, कहो। मैं तो देखिए अब जैसे आपकी बात नहीं कह सकते, नहीं कह सकते भैया।